वेलकम बैक दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है रोज कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये जो चैप्टर है, इससे संबंधित मैंने कई वीडियोस बना दी हैं। अलग अलग टॉपिक्स को समझाने की कोशिश की है और ठोस आकृतियों को थोड़ा बहुत समझाने की मैंने प्रयास किया था, जहाँ पे हमने घनाभ, घन, गोला और वेलन, इन सभी चीज़ों को समझने की कोशिश की थी। अभी इसमें के कुछ क्वेश्चन भी हमने करवा दिए थे। कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं, उनको भी मैंने करवाने की कोशिश की थी। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और अभी तक जो हमने कभी नहीं किया है उन बातों पे पहुँचते हैं। किसी भी अध्ययन की किताब में कभी भी हमने विविध प्रश्नावली पर जोर नहीं दिया, उन प्रश्नों को हल करने की कोशिश ही नहीं की। हालांकि वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मज़ेदार होते हैं और परीक्षा में आने के योग्य हैं। तो आज इसमें हम इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जो प्रश्नावली है, विविध प्रश्नावली, और इस पर हम प्रश्नों को हल करेंगे। हालांकि इनके सभी प्रश्नों का हल आपको पीछे मिल जाता है, पर फिर भी मैं इनको हल कराने के पूरा अच्छे से समझाने का प्रयास करना चाहता हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं विविध प्रश्नावली। प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ। प्रश्न को हम ध्यान से देखते हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को सिरों को जोड़ा जाता है, तब प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। यानी कि घन है, 10 सेंटीमीटर वाला भुजा का एक घन है, इसके साथ एक और घन को जोड़ दिया जाता है तो ऐसी कुछ आकृति प्राप्त होती है। अब यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको बताना है। 10 सेंटीमीटर भुजा का घन है तो इसकी भुजा ये 10 होगी, इसकी भी 10 होगी, 10 यहाँ पे 20 हो जाएगा। लेंथ ही आपकी 20 मिल गई है और इसकी चौड़ाई की बात करेंगे वो 10 ही रहेगी, ऊंचाई की बात करेंगे तो वो भी 10 ही रहेगी। तो इस कारण यहाँ पे हमको सभी भुजाओं के माप हमको मिल ही गई है। अगर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के, तो यहाँ पे हो जाता है 2LB + BH + HL। तो लगा देंगे 2LB यानी कि लंबाई गुणते चौड़ाई 20 दूनिया 20 दहमा 200 प्लस BH 10 दहमा 100 प्लस HL 10 में यानी 20 दहमा 200 और जोड़ देंगे तो 200 जोड़ेंगे 400 4 1 500 5 दूनिया 1000 यानी कि 500 दूनिया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर जो मिला है वो हमारा हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में मिल गया, बी वाला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 2 की बात करेंगे, जहाँ पे कहा गया है कि 3 घन जिनकी कोरे क्रमशः 3, 4 और 5 है सेंटीमीटर, मतलब सब सेंटीमीटर में, को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन की कोर क्या होगी? कुल मिला के बात यह है कि एक छोटा सा घन है जिसकी भुजा 3 है, तो 3 × 9 = 27, इसका आयतन हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हम कह देंगे। 4 है, उससे थोड़ा सा बड़ा घन है, बड़े आकार का घन है, तो भुजा 4 हो गई है, तो 4 × 16 = 64 कह देंगे सेंटीमीटर क्यूब, इसका आयतन हो जाएगा। और 5 सेंटीमीटर भुजा वाला कोई घन है तो उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, और यहाँ पे 5 × 25 = 125 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब जब इनको पिघला करके मिला दिया जाता है, उसके बाद एक नए बड़े से घन का निर्माण किया जाता है, तो इसका आयतन इनके घनों के आयतन के योगफल के बराबर होगा। हम यहाँ पे जोड़ने का प्रयास करते हैं। 7 × 4 = 11, 11 × 5 = 16, 6 हाथ से लगे 1 और 2 6 8, 8 2 10, 10 1 11 हाथ से लगे 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2, 216 कुल मिला के हमको मिल रहा है। तो ये किसी का घन है, 36 सेंटीमीटर क्यूब मिला है, तो हम इसका घनमूल निकाल लेंगे। घनमूल तो ये होता है 6 × 36 = 216, यानी इसकी प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी वाला विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों के सिरों को जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है, इसके सिरों को जोड़ करके, ठीक है, एक हो गया, ये 2 हो गया, ऐसे ही 3 घनों को जोड़ करके ऐसा बनाया जा रहा है। ठीक है, कुछ ऐसी आकृति हमको दिखाई देती है। अब थोड़ा सा साफ़ सुथरा अच्छा नहीं बना है, बट हम यहाँ पे जानते हैं कि 5 घनों को ऐसा जोड़ा जाएगा तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा इसकी लेंथ, ठीक। और इसकी ब्रेथ जो चौड़ाई जो है वो 5 ही रहेगी, जो ऊंचाई है वो 5 ही रहेगी।
ऐसे में इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 2 LB यानी 15×5 = 75 प्लस BH यानी 5×5 = 25 प्लस HL 15×5 = 75 ऐसा मिल जाएगा। इनका योगफल 75 होता है 150, 150 में 25 जोड़ेंगे 175 हो जाएगा और उसमें गुणा कर देंगे 2 से तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15 और यहाँ पे 2 1 2 1 3, 350 मिल जाएगा हमको और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आप देखें तो पहला विकल्प आपका सही हो रहा है, यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब बात को आगे बढ़ाएंगे, प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। 4 नंबर सवाल की बात करेंगे। कहा गया है कि एक सर्कस का टेंट 3 मीटर ऊंचाई तथा तक बेलनाकार है। 3 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार है, तो सर्कस का टेंट है कुछ ऐसा होना चाहिए और ये मिलना चाहिए। ये 3 मीटर ऊंचाई तक क्या है, बेलनाकार है। इसके बाद ऊपरी भाग शंकुनुमा है, यानी कि शंकु के आकार का है। यदि आधार का व्यास 105 मीटर है, ये 105 मीटर है, तो शंकुनुमा भाग की तिर्यक ऊंचाई 53 मीटर है, तब टेंट को बनाने में कितना वर्ग मीटर कपड़ा लगेगा। तो अच्छी बात है, प्रक्रिया बहुत आसान सी है। यहाँ पे हमको 105 दिया गया है तो ये भी 105 होगा और हम यहाँ पे इसमें बेलन की बात करेंगे तो बेलनाकार भाग में πr लगेगा, πr लगेगा। सॉरी, ये πr तो ऊपर वाले के लिए लगता है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे। यहाँ पे 2πrh लगेगा, 2πrh लगेगा इसके लिए। और ऊपर वाला हिस्सा जो है इसका वक्रपेश होता है πrl, वहाँ पे πrl लगेगा। तो यहाँ से r की वैल्यू बात करेंगे तो 105/2 आ जाएगा। तो पाई का मान 22/7 हम रख देते हैं। r का मान यहाँ पे 105/2 रख देते हैं। गुणते l का मान जो है इसके लिए l का मान है वो 53 है, वो हमने रख लिया है। प्लस 2 गुणते 22/7 हमने यहाँ पे रख लिया। r का मान 105/2 रख लिया क्योंकि 105 उसका व्यास कहा गया था। ठीक है, उसका व्यास कहा गया था, इस वजह से उसका आधा त्रिज्या यहाँ पे रखना होगा। h का मान ये 3 मीटर तक ऐसा है तो 3 यहाँ पे रख लेते हैं। अब यहाँ पे हम काटेंगे, 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 7 से यहाँ पे कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 पचे 35 और यहाँ से 2 से ये कट जाएगा 2, इस 2 से ये कट जाएगा 22। ठीक है, तो कुछ भी और भाग करने के लिए नहीं बचा है। अब बस हमको गुणा करके इनको जोड़ देना है। तो 11, 15 और 53 का हमको गुणा करना है। 11 गुणते 15 गुणते 53 करना है और प्लस करना है 22 गुणते यहाँ पे 15 गुणते 3। अब इनका मल्टीप्लिकेशन में कैलकुलेट करके अलग से बता सकता हूँ, मतलब डायरेक्टली बता सकता हूँ, बट मैं आपको गुणा करके दिखाना चाहता हूँ, इस वजह से थोड़ा सा समय मैं ज़्यादा लूँगा। 15 3 45 का 5 यहाँ से लगे 4 और 15 पचे 75, 15 पचे 75 उसमें हम 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 79, इतना हो जाएगा। अभी 11 से गुणा करना है और प्लस लगा देते हैं, यहाँ पे गुणा करना है भी। तो 15 3 45 होता है, यहाँ पे उससे कर सकते हैं 22 से फिर, या फिर हम 15 और 22 का गुणा कर लेते हैं, फिर 3 से गुणा कर लेते हैं। 15 दूनी 30 का 0 यहाँ से लेके 3, 15 दूनी 30, 3 33 हो जाएगा। अभी 3 से हमको फिर से करना है तो 0 हो जाएगा, 3 3 करना हो जाएगा, 3 3 करना होगा, आसान हो गया काम। 11 पचे 55, 5 यहाँ से लेके 5, 11 99, 99 में 5 जोड़ देंगे 104 हो जाएगा। तो 4 ले देंगे 10 हासिल, 11 से 77 और यहाँ पे 87 हो जाएगा। तो ये कुल मिला कितना हमको गुणनफल जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 4 13 और 9 7 16 1 17 यहाँ से लेके 1 और ये 8 1 9, इतना कुछ मिल गया 9735। तो 9735 आ गया है। और यहाँ पे बात ये रहेगी कि भाई मैंने कई वीडियोस में देखा, कई लोगों को पढ़ाते हुए देखा है कि वो सिलेक्टेड क्वेश्चन देते हैं और उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करके रखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में जहाँ वो कुछ बड़ी चीज़ें होती हैं वहाँ पे वो डायरेक्टली बता देते हैं उसका आंसर और मल्टीप्लिकेशन करके नहीं दिखाते हैं, या फिर मल्टीप्लिकेशन करने की बात भी आती है तो वो कहते हैं कि भाई मेरे अलग से वीडियो हैं उनको देखो जहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन को अच्छे से सॉल्व करके दिखाया, मतलब सिखाया है। तो भाई मैं क्या करता हूँ कि जो भी मल्टीप्लिकेशन का काम होता है मैं मतलब बिल्कुल आपकी तरह ही करने की कोशिश करता हूँ कि जैसे आप फर्स्ट टाइम फेस करेंगे किसी क्वेश्चन को, कैसे कोई क्वेश्चन कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं।
तो उन सारी चीज़ों को मैं लिख कर के यहाँ पे खोजने की कोशिश करता हूँ, मतलब सामने ही काम चलता रहे, प्रक्रिया चलती रहे, ताकि आपको लगे कि हाँ भाई इस क्वेश्चन को ऐसे ऐसे, मल्टीप्लिकेशन भी ऐसे ऐसे किया जाएगा। क्योंकि मैं थोड़ा सा आलसी किस्म का इंसान हूँ और मैं भी समझता हूँ कि आप थोड़े से आलसी तो होंगे, जहाँ पे इतना लंबा मल्टीप्लिकेशन और फिर एडिशन देख करके आप थोड़े से डर जाते होंगे कि भगा यार ये कौन करे इसको। तो उस टाइप का मैं बंदा हूँ, इस वजह से मैं आपको यहाँ पे सामने ही दिखाता हूँ कि भाई ये चीज़ें ऐसे ही मल्टीप्लाई हो रही हैं, ऐसे ही ऐड कर रहा हूँ और इसी प्रकार से आपको आंसर मिल रहा है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में कि यार वहाँ पे तो बहुत अच्छे से आ रहा था, यहाँ पे कैसे इतना मुश्किल हो रहा है। तो टाइम टेकिंग वाली जो चीज़ें होती हैं वो मल्टीप्लिकेशन होती हैं और आपको समझना होगा। आगे वाले प्रश्न की बात करेंगे। 5 है, गिलास का आकार कैसा होता है? तो गिलास का आकार शंकु के आकार का गिलास बिल्कुल नहीं होता है, बेलन के आकार का नहीं होता है, गोला आकार का बिल्कुल भी नहीं होता है, और छिन्नक, शंकु का छिन्नक क्या होता है? भाई शंकु का छिन्नक के आकार का होता है गिलास, क्योंकि शंकु लेंगे तो शंकु भैया आपको अगर मैं ऐसा रखता हूँ तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, वो एक जगह पॉइंट मिलेगा। अब इस पार्ट को काट के अलग कर दिया जाए तो ऊपर वाला हिस्सा जो बच जाएगा, नीचे वाला हिस्सा एक छोटा शंकु बन जाएगा, उसको शंकु ही कहेंगे। लेकिन ऊपर वाला हिस्सा जो एक कोन पे नहीं मिल रहा है लेकिन कोन की ओर मिलने की ओर जा रहा है, ठीक है, एक कोने पे मिलने की ओर जा रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है? छिन्नक कहा जाता है। वो छिन्नक कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है, इसी को उलट दिया जाए गिलास बन जाएगा। इसी के आकार की बाल्टी भी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। प्रश्न संख्या 6 की बात करेंगे। कह रहे हैं कि बाल्टी का ऊपरी और निचली तली की त्रिज्याएँ क्रमशः 28 और 7 सेंटीमीटर है, तलिया की ऊंचाई 45 है, तो बाल्टी का वक्र पृष्ठ क्या होगा? तो यहाँ पे वक्र पृष्ठ की बात करें। अब मैं अगर आपको समझाऊं तो वक्र पृष्ठ मतलब ये बाल्टी कैसी होती है? छिन्नक के आकार की होती है, जहाँ पे आपको इसके तली के, देखिए बाल्टी कुछ ऐसी रखी गई होगी, आपको बाल्टी बनाने की कोशिश करूँ तो कुछ ऐसा बाल्टी का आकार मिलेगा। अब ये नहीं छू पाया, बस गलती हो गई। तो निचले वाले की त्रिज्या ये दिखाएगी, ऊपर वाले हिस्से की त्रिज्या ये दिखाएगी। ये छिन्नक ही है, ठीक है, छिन्नक है। तो यहाँ पे तली के ऊपरी तथा निचली तली की त्रिज्याएँ क्रमशः 28 और 7 है। तो ऊपर वाले की 28 है और निचले वाले की 7 है, और तिर्यक ऊंचाई की बात कर रहे हैं, तिर्यक ऊंचाई 45 है, ये रहेगा। अब इसके वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो यानी ये वाला हिस्सा जो हमको दिखाई दे रहा है ये वक्र पृष्ठ है। तो अब अगर इसके फार्मूले की बात करेंगे तो वक्र पृष्ठ के लिए फार्मूला होता है पाई r1 प्लस r2 इंटू एल। जैसे पाई आर एल होता है तो पाई इसमें यहाँ पे r1 प्लस r2 इंटू एल होता है। और फिर हम इस चीज़ों में मतलब इनमें रख देते हैं चीज़ों को। पाई के मान हम 22/7 रख देते हैं और एल r1 7 है, r2 28 है, तो 7 प्लस 28 कर लेते हैं। एल का मान 45 से रख दिया, 28 और 7 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 7 15 और 35, 28 7 35, 35 गुणते यहाँ पे 22/7 हो रहा है और यहाँ पे 45 हो रहा है। तो 7 × 5 = 35 होता है, 5 मिल गया, और यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 का 0 यहाँ से लगेगा, 5 दूनी 10 की 11 गुणते यहाँ पे 45 हो रहा है। और मल्टीप्लिकेशन अब आसान हो चुका है, 0 1 ही लगा देंगे, 11 × 5 = 55 को 5 यहाँ से लगे 4 और 11 5, 11 × 4 = 44, 5 49। और वैसे भी 11 से जब मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो 4 और 5 को दूर दूर लिख दीजिए, 4 और 5 का योगफल 9 होता है, उसके बीच में लिख दीजिए, इनका मल्टीप्लिकेशन हो गया। और जब पीछे 0 लगाए तो इसे 0 कैसे लगा दीजिए। तो यहाँ पे जो सेंटीमीटर स्क्वायर मिला है ये इसका वक्र पृष्ठ है केवल, ठीक है। बाल्टी को बनाने में जो वक्र पृष्ठ लगेगा केवल उसकी बात करेंगे, लेकिन बाल्टी को जब बनाने की बात आती है तो पूरे की अगर जो लगा है लौह धातु चादर लगी है तो उसके लिए क्षेत्रफल के लिए यहाँ पे आधार को भी जोड़ना पड़ता है, क्योंकि बाल्टी का आधार जो होता है उसमें जुड़ा हुआ होता है और उसमें भी धातु की चादर लगानी पड़ती है, तो वो भी प्लस करना होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का समाप्त हुआ, ये प्रश्न समाप्त हुआ। आगे वाले प्रश्न की हम बात करेंगे। प्रश्न संख्या हमको 7 दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं कि सुराही संयोजन होता है, किस चीज़ का संयोजन होता है? सुराही का आकार अगर आपको याद है तो सुराही कुछ इस प्रकार की होती है, इस भांति बनाई गई होती है। ये मैंने कुछ ख़राब बना दिया है, तो सुराही कुछ ऐसी ही बनी होती है। अब सुराही होती कैसी है?
और इसमें क्या होता है, ये गोला है पूरा और ये होता है बेलन का हिस्सा। तो गोले और बेलन का संयोजन होता है, एक गोला और एक बेलन का संयोजन होता है, पहला वाला विकल्प सही होगा। अर्धगोला तो इसमें होता ही नहीं है, 2 अर्धगोले नहीं होते हैं, एक बेलन और एक शंकुल नहीं होता है, तो पहला वाला उत्तर आपका सही होगा। और इसमें कुछ हिस्सा काट के अलग हुआ था, पूरा गोला नहीं बन पा रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे अर्धगोला तो डाल ही नहीं सकते ना। तो एक गोला और एक बेलन का योगफल होता है, संयोजन होता है एक सुराही। ठीक, तो सुराही कुछ ऐसी ही होती है। प्रश्न की बात करेंगे अगले, जो कि है 8 नंबर प्रश्न। कह रहे हैं समान आकार के 12 ठोस गोलों को पिघलाकर ठोस पदार्थों को पिघलाकर बनाए गए हैं। मतलब समान आकार के 12 ठोस गोले को पिघलाकर गोले एक बेलनाकार ठोस पदार्थ को पिघलाकर बनाए गए हैं। ओके, गोले बेलनाकार भाग को पिघलाकर बनाए गए हैं, जिसका आधार व्यास मतलब आधार का व्यास 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर था। तो प्रत्येक गोले का व्यास क्या होगा, ये हमको बताना है। तो कुल मिला के बात ये आती है कि एक बेलनाकार बर्तन है, एक पदार्थ है जिसका आधार का व्यास 2 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। इसको पिघला करके गोला बनाया गया है। गोला वो भी कितने 12 गोले बनाए गए हैं, और प्रत्येक गोले का क्या है, हमको यहाँ पे व्यास ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न रहेगा, आंसर भी बहुत आसान से रहने वाला है। आप यहाँ पे ध्यान से देखते रहिए, आपको उत्तर तुरंत मिल जाएगा। जो बेलनाकार हिस्सा है जिसको पिघला करके हमको गोला बनाना है, तो इसके हमको आधार का व्यास के जो दिया गया है उससे हम त्रिज्या निकाल लेते हैं, जो कि 1 सेंटीमीटर मिलेगा। और जो ऊंचाई पहले भी थी वो अभी भी रहेगी, वो 16 सेंटीमीटर ही रहेगी। इसके आयतन की बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर यानी आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई यानी एच। तो यहाँ पे पाई ही रहने देते हैं। आर का मान कितना हो गया 1 के स्क्वायर गुणित एच का मान कितना हो गया, वो 16 हो गया। 16 का नाम 16 मिल जाएगा, तो 16 पाई हमको मिल गया है। ये क्या है, हमारे इस बेलन का आयतन हो गया। अब इसको हम इससे हम गोले बना रहे हैं, वो भी गोले कितने हैं 12 हैं। और अगर हम एक गोले की बात करेंगे उसके पास कितना आयतन होगा, तो जितना बेलन का आयतन है उसका 12 से भाग करने के बाद यानी 16 पाई बटे 12 ये जो होगा इस एक गोले का आयतन होगा। और गोले का आयतन जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ये कुछ ऐसा होता है, पाई से पाई को कैंसिल कर दिया, 4 चौके 16 हो गया, 3 चौके 12 हो गया, 4 से 4 को काट दिया। आर क्यूब बराबर हमको 1 दिखाई दे रहा है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 1 = 1, यानी कि 1 का घनमूल कितना होता है 1। तो आर बराबर क्या मिल गया 1 सेंटीमीटर मिल गया। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर मिल जाता है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे व्यास पूछा जा रहा है, तो हमने त्रिज्या निकाली, त्रिज्या का दोगुना व्यास 2 सेंटीमीटर। भी यहाँ पे अच्छा हुआ कि 1 सेंटीमीटर नहीं दिया, नहीं तो हम तो गलती कर दिए होते। तो 2 सेंटीमीटर क्या होगा, उसका व्यास होगा। आपको उत्तर नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिला है, जल्दी है। अच्छी भी बात है कि उत्तर नहीं मिलना चाहिए। और कई बार जो होता है कि ना, ये कहा जाता है कि भैया जो आपने सपने देखे हैं अगर वो पूरा हो गया तो आप उसी में रुक करके रह जाएंगे। अगर आपने पूरा नहीं हुए बढ़ते चले जाएंगे तो भाई और बड़ी चीज़ पा जाएंगे। और अगर आपको ये जो 1 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे मिला है, विकल्प 1 दिखाई दे जाता तो आप उसे सही कर देते, और हो सकता है कि आप वहाँ पे गलत हो जाते। अब चूँकि वो 1 दिया ही नहीं है तो थोड़ा सा सोचने की बारी है, परेशान होने की बारी नहीं है, सोचने की बारी है कि 1 क्यों नहीं है। भाई 1 इसलिए नहीं है क्योंकि व्यास आपसे पूछा जा रहा है और आपने त्रिज्या बताई है, तो त्रिज्या का दोगुना होता है व्यास। तो यहाँ पे 1 में 2 से गुणा करने पर 2 सेंटीमीटर जो मिला है हमारा व्यास मिल गया है। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है हमारी ज़िंदगी को लेकर के, मतलब कि सपनों और हकीकत और जो हम पूरा करते हैं, जो सफलताएं प्राप्त करते हैं, उन सबको लेकर के ये बहुत सटीक उदाहरण है। अगर ऐसा ना होता तो हम क्या है सही उत्तर पर नहीं पहुँच पाते हैं। ये बहुत अच्छा है। तो इसी के साथ हम करते हैं इस वीडियो का अंत, और आगे के प्रश्नों को हम आगे की वीडियो में जारी रखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।